बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन। ये वो स्लाइड है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, और वो चार पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे कि जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनमें से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एटमों की एग्जैक्ट तादाद बताते हैं किसी भी कंपाउंड में, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सीधा सादा सिंपलेस्ट रेशो बताता है। उसके अलावा हमने तीन पॉइंट्स और पढ़े थे कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों तो होते हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों होते तो हैं लेकिन वो आपस में सेम एक जैसा है। और लास्ट पॉइंट ये था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। वो रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। आज हम आपको बताते हैं स्टेप्स के कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग किसी भी टीचर से कहीं पर भी आप सुन रहे होते तो दो बातों का, एक बात का ख्याल रखिएगा कि देर आर सम पॉइंट्स कि जो टीचर ने बोला स्टूडेंट ने सुना, कॉपी हो जाता, उससे हो जाता है, आइडिया डेवलप हो जाता है, समझ जाते हैं, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। टीचर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा, ये अकेले में उसको थोड़ा सा उसमें याद करना पड़ता है, स्टेप्स होते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट्स उसको याद करेगा तो आगे जा सकता है। अगर उसको याद नहीं करेगा, टीचर ने पढ़ाया, अच्छा खासा टाइम पढ़ाया, लेकिन ये वही उम्मीद कर रहा है कि बस जो पढ़ाएगा मैं फौरन जहन में बैठ जाएगा, तो मैं नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो क्वेश्चन है इस वक्त आपके सामने, ये वो टॉपिक है कि जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब एक बार ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपने पेन उठाना है, कॉपी अपनी उठानी है। वैसे पेन और कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, किसी भी टाइम लेक्चर वक्त आप पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। इस तरह के उसमें आपने जो फार्मूला हम बताते हैं वो फार्मूला आपको हिफ्स करना पड़ेगा। स्टेप्स हम बताते हैं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप, ये आप करोगे तो आपके लिए कोई भी सवाल का इशू नहीं होगा। बाद स्टूडेंट्स क्यों उसके दिल टूट जाते हैं? क्योंकि वो लोग इतना ताकत नहीं रख सकते, वो वो इतना मुशक्कत अपने ऊपर लाना ही नहीं चाहते कि यार बस जो टीचर ने बोला मुझे समझ उसी वक्त, बाकी मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चले तो जरा देखते हैं स्टेप्स टू डिटरमाइन steps to determine empirical formula। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान है। एम्पेरिकल फार्मूला सबसे जंजाली एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बी है तो उस कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला में पांच स्टेप्स हैं। यस, एक, दो, तीन, चार, पांच। ये जो शुरू वाले दो स्टेप्स है ना, ये वाले, ये आपने सुनने हैं खाली, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये जो दो स्टेप्स है ये हमें एक्सपेरिमेंट करके मिल जाएगा। ये सारे एक्सपेरिमेंटल है, ये दो स्टेप्स एक्सपेरिमेंटल। यानी आप परेशानी हो ना, आपको किताब में ये दो स्टेप पहले से दिए गए होंगे, आपको किताब में ये दो स्टेप्स दिए गए होंगे। ठीक है, डिटेक्ट एलिमेंट्स इन द सैंपल, पहला स्टेप है। कोई नामालूम सैंपल है, आप इधर खड़े हैं, कोई दूसरा शख्स आ जाता है, बोलता है यार ये लो सैंपल, ये लो, ये लो सैंपल। भाई ये मुझे नहीं पता है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें कितने एटम्स हैं, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो, सैंपल है। आप जरा चेक करो कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। यू डोंट नो, इस सैंपल का एम्पेरिकल फार्मूला हमें नहीं पता। एक तो चीनी है, अगर कोई बंदा आपको बोले कि यार ये लो चीनी, तो उसका फार्मूला तो मतलब खुद ब खुद लिख सकते कि ये चीनी है, लेकिन अब ये नामालूम सैंपल है, बिल्कुल नहीं पता। अगर कोई शख्स आपको पानी दे दे तो आप बोलते हो यार पानी का तो फॉर्मूला मुझे पहले से पता है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों मुझे पता है। तो वो तो पहले से नॉन है, ये एक अननोन सैंपल है, कोई कंपाउंड है लेकिन अननोन है, कंपाउंड, प्योर कंपाउंड है, इसमें और कोई कचरा नहीं है, प्योर कंपाउंड है। आपको दे दिया यार ये सैंपल ले लो और चेक करो इसको, जिसका जरा एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो उस एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं तो लिखूंगा EXP, यानी ये एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया देंगे कि मेरे भाई इसके अंदर
सोडियम है, इसके अंदर कैल्शियम है, कौन सा एलिमेंट है वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये है डिटेक्ट द एलिमेंट इन द सैंपल। ये आपको पता चल जाएगा उससे, सवाल के अंदर दिया गया होगा और एक्सपेरिमेंटेड हो जाएगा, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन याद है, डिटेक्ट द एलिमेंट इन द सैंपल, कौन सा एलिमेंट है इसमें, मास ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट का जो मास है वो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, उस मशीन के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ना हुआ तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में मास ऑफ द एलिमेंट को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, किस कंपाउंड के केस में, हाइड्रोकार्बन के केस में, सॉरी, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, ठीक है, सो ऑक्सीजन भी हो, या सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो या उसमें ऑक्सीजन भी हो। सो हाइड्रोकार्बन के केस में हम लोग एलिमेंट्स के मास को भी खुद से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर अवकात जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें यह है कि आपको एलिमेंट्स का मास भी दिया गया होगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, परसेंटेज एलिमेंट आपने फाइंड करना होगा। एलिमेंट का परसेंटेज, एलिमेंट तो पता है कि भाई फलाना फलाना, उनका परसेंटेज फाइंड करना आपका काम, ये स्टेप नंबर 3 है, याद रखना पड़ेगा। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, याद रखिएगा, उस एलिमेंट का मास ले लो, उस एलिमेंट का मास ले लो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एलिमेंट का एक मास ऐसा है जो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है, पीरियोडिक टेबल से, वो भी तो मास है ना। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, यस आपके पास है, उसमें एलिमेंट्स है। हाँ भाई, कार्बन का कितना मास है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 16, हाइड्रोजन कितना है, 1, चलते जाओ। वो है इनका एटॉमिक मास। लेकिन यहां पर जो मैंने मास ऑफ द एलिमेंट लिखा हुआ है, ये कौन सा मास है, ये है गिवन मास। गिवन मास का मतलब ये है जो तजर्बे के बाद आपको मिला। ठीक है, तजर्बे से आपको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको पता यार इसमें कार्बन इतना है, सोडियम इतना है, पोटेशियम इतना है वगैरह, वो ऐसा बार बताया। तो वो गिवन मास, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कभी कंफ्यूज ना होना कि जब भी मास की जिक्र आएगा, मास समथिंग, तो आपके जिम्मे अच्छा दो तरह की, एक वो मास है जो प्रेडिक्टेबल की मदद से हम लोग बनाते हैं, और एक वो है जो हमें दिया जाता है। सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको मास ऑफ द एलिमेंट जो गिवन मास है वो आपको उठाना होगा, और टोटल मास ऑफ द सैंपल, जो सैंपल का टोटल मास है उस पर डिवाइड करना होगा। सैंपल का टोटल मास आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपकी खोपड़ी में होनी चाहिए, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो एलिमेंट का परसेंटेज आएगा। आपके पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी और एलिमेंट तीन, सपोज आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, उस ए का मास लेंगे, मास ऑफ ए, ये उठाओ, मास ऑफ ए जो आपको दिया गया हो, उसको डिवाइड करते हैं किस पर, टोटल मास ऑफ द सैंपल। उस शख्स ने आपको जो सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल में जो जो एलिमेंट्स है उनका मास आप खुद डिटरमाइन करोगे। मैं एग्जांपल आऊंगा, ले आऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है किसी को, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह बी के लिए क्या करना है, मास ऑफ द बी ले लो, मास ऑफ बी ये ले लो, उसको डिवाइड करो टोटल मास पर, टोटल मास पे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करते जाओ, ए का परसेंट आ जाएगा, बी का परसेंट, अगर सी को चाहते हो तो सी का भी आपके पास आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये तीसरा स्टेप आपका हो गया, आपके जहन में बैठ जाएगा, अच्छा तीसरे स्टेप में क्या परसेंटेज मालूम करना है। यस यस, पहला स्टेप पता करना है कि कौन कौन से एलिमेंट है, दूसरा स्टेप एलिमेंट का मास फाइंड करना है, तीसरा स्टेप उनका परसेंटेज फाइंड करना है हर एलिमेंट का, चौथा स्टेप क्या है, मोल रेशो या मोलर रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। मोलर रेशो ऑफ द एलिमेंट्स ये चौथा स्टेप है, लेकिन ये लिंक है तीसरे स्टेप के साथ। अगर आपके पास तीसरा स्टेप है तो चौथा आ जाएगा। वो कैसे, आपको तीसरे स्टेप में क्या आया था, तीसरे स्टेप में आपको परसेंटेज मिला था कि नहीं मिला था, मिला था, यस। उस परसेंटेज को आप डिवाइड करेंगे मास ऑफ द एलिमेंट के ऊपर, मास ऑफ द एलिमेंट के ऊपर। मास ऑफ द एलिमेंट जो इस बार यहां पर जो जिक्र हो रहा है, ये भी मास आ गया, मास, ये कौन सा है, ये दरअसल उस मास की तरफ इशारा है जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में सुना था। पीरियोडिक टेबल वाला जो मास है, उस परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को आप डिवाइड करें मास ऑफ द एलिमेंट पर, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका मोल रेशो। ठीक है,
मास ऑफ द एलिमेंट, एक मिनट इसको जरा मैं आपके लिए एक मिनट जरा कंफर्म कर दूं कि ये मास ऑफ द एलिमेंट यहाँ पर टेबल को शो कर, ये गिवन मास है, गिवन मास भी हमारे पास है। मैं जरा इसको यहाँ पर इसमें शो कर लेता हूँ। मोलर रेशियो, यस, जैसे यहाँ पर है कार्बन का पीरियोडिक टेबल वाला मास है, हाइड्रोजन का, और यस, सो ये वाला जो मास होगा ये पीरियोडिक टेबल वाला मास होगा। जो परसेंटेज अभी आपके पास आ जाएगा, ए का मोल रेशियो आपने फाइंड करना है, तो ए का परसेंटेज ले लो, परसेंटेज ऑफ ए ले लो, डिवाइड करो ए का मास पर, मास ऑफ ए, कौन सा, ए जो वेरिएबल से आया हो। इसी तरह आप बी का मोल रेशियो फाइंड करोगे और सी का भी मोल रेशियो आप इस तरह से फाइंड करोगे। ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर बाकायदा एक न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करें, ठीक है। सो मोल रेशियो हमने फाइंड किया, स्टेप नंबर 4 क्लियर हो गया, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या करें, गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास फाइनली आ जाएगा। उसके लिए क्या है, आपके पास ए का मोल रेशियो है, सपोज 3 आया, फर्ज करते हैं। बी का मोल रेशियो आया, सपोज 2 आया। सी का मोल रेशियो फर्ज करते हैं 4 आया। पर इस तरह मैं आपको चौथे स्टेप में आपको इस तरह मिला था, फोर्थ स्टेप में। तो अब अपने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ए के लिए आपने इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर 2 है ना, सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट, और बड़ा नंबर है आपको बाकी 3 4 से बड़े नंबर है। तो उधर इसको लोगों ने क्वेश्चन का नाम दिया, आप लोग क्वेश्चन को भी दफा कर दो, उसको छोड़ो क्वेश्चन को, भाई छोटा नंबर देखो, सबको उस छोटे नंबर पर डिवाइड करो। इसे दो दो सबसे छोटा नंबर है, तो 2 पे डिवाइड करो। ए का मोल रेशियो कितना है, 3। अगर ए के मोल रेशियो को आप 2 पे डिवाइड करोगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो, एक आंसर आ जाएगा। उस तरह फिर बी की बारी है। बी के लिए क्या करोगे, बी का अपना मोल रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 पे डिवाइड करना है आपने। ये एक नंबर अपने के सबको इस पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आ जाएगा वो आपने यहाँ पे, सपोज यहाँ पर आपने लिखा, इधर आंसर आया 1 पॉइंट समथिंग आया, और इधर आ जाएगा, वैसे बाय द वे ये पॉइंट में नहीं आएगा, ये होल नंबर में आ जाएगा। मैं जैसे आपको एक मिसाल बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं, चलो मैं इसको 4 कर लेता हूँ, या अगर मैं इसको 6 कर लेता हूँ, चलो इसको मैं 6 कर लेता हूँ, ये 2 है ये 4 है। तो मोल ए के लिए मैं 6 को 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो आंसर 3 आ जाएगा। और बी के लिए 2 को 2 पे डिवाइड करो, आंसर 1 आएगा। और सी के लिए क्या कर लेता हूँ, 4 को फिर 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो आंसर इसका 2 आएगा, सी। तो अब इस तरह से ये क्या है, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो है, 3 1 2, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो है। यानी ए बी सी लिखा, ए के नीचे 3 लिखा, बी के नीचे 1 लिखा, और सी के नीचे 2 लिखा। ये हमारे पास कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। यानी इसमें ए के 3 एटम्स हैं, बी के 1 एटम है, और सी के 2 एटम्स हैं। ये जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, 5 स्टेप्स जो है इसमें, ये 5 स्टेप्स हमारे जहन में होंगे, तो इंशाल्लाह आगे जाकर जरा देखें। स्टेप नंबर 1 क्या था, पता करो कि कौन कौन से एलिमेंट है, आपको वो बता देगा, एक्सपेरिमेंट बता देगा। नंबर 2, हर एलिमेंट का मास कितना है आपको तजर्बा ही बता देगा, अगर ना बताया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में वो अभी हम फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं है। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या था कि आप उसका एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करें, हर एलिमेंट का परसेंटेज। चौथा स्टेप क्या था, मोल रेशियो मालूम करें। पांचवा स्टेप क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें। सो 5 स्टेप्स हमारे जहन में आ गए। आप लोग एक बार मेरी वीडियो को पॉज कर दें, एक बार सोचो, काफी उठाओ, 5 स्टेप्स कौन से लिखना शुरू करो। हाँ भाई, पहला स्टेप ये था, सर ने कहा था, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, जहन में बैठ गए, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे आपको समझ आ जाएगा। चले, अब एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या कह रहा है कि फ्रॉम
फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, तजर्बे से पता चला, हमें पता चला कि एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। लो जनाब, दो चीजें आपको पता है भाई, बस सैंपल में और कुछ नहीं है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनका मास भी फाइंड किया, उन्होंने कहा कि हमने मास भी फाइंड किया हुआ है। तो एक हमारे लिए एक और काम भी उन्होंने मजे मजे में किया हुआ है, कहता है कि मास भी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, मैग्नीशियम 2.4 ग्राम आया और ऑक्सीजन 1.6 ग्राम आया। एक बार जरा गौर कर लीजिए, मास, मास हमेशा दो तरफ, क्या ये प्रेडिक्टेबल वाला मास है या ये गिवन मास है? तो ये वाला प्रेडिक्टेबल वाला मास है, तजर्बे से मिला। अदरवाइज मैग्नीशियम का प्रेडिक्टेबल, मैग्नीशियम का मास जो है वो 24 है, मैग्नीशियम का मास जो है वो 24 है, 24 है, और ऑक्सीजन का जो है ना वो 16 है। तो दैट इज वाई ये गिवन मास है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने आपको दे दिया। तो स्टेप वन और स्टेप दो तो चले गए। अब आप मुझे बताओ थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ सर परसेंटेज फाइंड करें, और कोई वो नहीं। तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका हमने क्या किस तरह से फाइंड किया था कि मास ऑफ ईच एलिमेंट उठाएंगे, यानी मैग्नीशियम का मास यहां पर जरा चेक करते हैं, टोटल मास कितना बनता है पहले। या तो टोटल मास तो जरा सैंपल का टोटल मास कितना आ रहा है? टोटल मास दिया ही नहीं है सैंपल के अंदर, टोटल मास नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग फाइंड करेंगे भाई, वो कह रहा है कि दो चीजें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो दोनों को जमा करो तो सैंपल का मास है, टोटल मास ऑफ द सैंपल, टोटल मास ऑफ द सैंपल ये आ जाएगा 2.4 जमा 1.6, ये आ जाएगा 4 ग्राम। तो ये जनाब हमारे पास, ये हमने अपने से कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यार आगे जो है, आगे हमें टोटल मास की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड स्टेप क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। कौन सा मास? गिवन मास ऑफ एलिमेंट। मैं इधर जी लिख लेता हूं, जो मास गिवन है उसको डिवाइड कर लेते हैं किस पर? टोटल मास पर, टोटल मास पर, और यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ, परसेंटेज आ जाएगा। मुबारक हो। तो चले मैग्नीशियम का स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। मैग्नीशियम का परसेंटेज मालूम करेंगे और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का परसेंटेज, परसेंटेज मैग्नीशियम का परसेंटेज, या परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, थोड़ा अच्छा लिखेंगे। मैग्नीशियम कितना आएगा? मैग्नीशियम का मास है 2.4, और मैग्नीशियम उसको टोटल कंपाउंड का टोटल मास कितना है? वो 4 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा है? आंसर क्या आ जाएगा? इसको मैंने जरा इधर कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये है कितना? 2.4 डिवाइडेड बाई 4, 2.42 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 60%। 60% आ गया, मुबारक। ऑक्सीजन की बारी है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है जो, खैर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, क्या करूंगा? ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? 1.6 ग्राम, और टोटल कंपाउंड का मास कितना है? 4 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जरा चेक करते हैं, इसको जरा चेक करते हैं। 1.6, 1.6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 40, 40%। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया इसके ऊपर। जो चालाक स्टूडेंट होते हैं ना, उनको पता है कि सैंपल में दो चीजें हैं, तो अगर एक का परसेंट का पता है तो दूसरे का परसेंट खुद ब खुद आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक क्लास है, उसमें 20% बॉयज है, क्लास उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है, उसमें 20% बॉयज है, तो गर्ल्स का कितना परसेंट है टोटल? डायरेक्ट स्टूडेंट बोलेगा सर 80%, है ना? ये, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज आप लोग फार्मूला के बगैर भी फाइंड कर सकते थे। मतलब आपको पता है कि मैग्नीशियम का अगर 60 आया हुआ है, तो 100 पूरे करने के लिए 40 और लाना पड़ेगा, तो 40 जो है वो ऑक्सीजन, तो इस तरह भी आप कर सकते थे, ठीक है। अब सिंपल सी बात इस तरह कर, लेकिन मैंने वो नहीं किया और आपको ऐसे ही बता दिया।
तो 60% एक है, 40% दूसरा है। ये आपका परसेंटेज भी आ गया, मुबारक हो। ये 3 स्टेप खत्म हुआ। चौथा स्टेप क्या था? व्हाट वाज फोर्थ स्टेप? मोलर रेशो को फाइंड करेंगे। मोलर रेशो मोल रेशो को फाइंड करने का क्या तरीका था? जो परसेंटेज आपके पास आया हुआ है, उस परसेंटेज को पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का मास है उस पर डिवाइड करेंगे, तो उसका मोल रेशो आ जाएगा। सही है। सो यहां पर हम आ जाते हैं मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम कर लेते हैं। मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम, मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम कर लेते हैं। कितना परसेंटेज? अब मैग्नीशियम कितना था? 60% था। और मैग्नीशियम का मास कितना है? 24 है। तो जरा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 60 को 24 पे डिवाइड कर लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 24, ए आ जाएगा 2.5। 2.5 ये मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था? 40 था। और ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। मोल इसमें 16 है। तो पीरियोडिक टेबल में आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन, मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपने उठाया, मैग्नीशियम का आपने एटॉमिक मास उठाना है। ठीक है। तो ये 16 है। इससे आंसर कितना आ जाएगा? अब 40 को मैंने 60 में डिवाइड करना है। 40 डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाए 2.5। ये आ गया 2 ओह, दोनों का सेम सेम आया। गुड। सो ठीक है। 2.5, 2.5 ये क्या चीज है? ये मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। अब आपको पता है कि नाउ वी आर इन फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में अब सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास चूंकि 3 चीजें नहीं है, 2 चीजें हैं, तो दो में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2.5। 2.5 दोनों बराबर है। तो अब आप देखो, मैग्नीशियम के केस में अगर कोई छोटा नंबर होता तो हम छोटे नंबर से कर लेते, तो दोनों एक साथ आया, कोई बात नहीं है। मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 पर, आंसर आ जाएगा 1। और ऑक्सीजन के लिए चूंकि उसका मोल रेशियो भी 2.5 है, तो छोटा चूंकि है ही, दोनों बराबर है, तो उसको भी 2.5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी 1 आ गया। अब 1 1 आपका मोलर रेशियो आ गया, 1 1। तो अब आप करने के, आपको पता है जिस शख्स ने आपको सैंपल दिया था, उस सैंपल में तजर्बे ने तो एक चीज आपको बता दे कि मेरे भाई यहाँ पर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो तो पता चल गया। खाली इधर नीचे लिखना था कि मैग्नीशियम के नीचे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब एक फार्मूला की शक्ल में। तो हमने कहा कि यार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1 है, क्योंकि इधर आ गया 1 1 रेशो आ गया। सो 1 1 लिखा नहीं जाता, सो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वो जो नामालूम सैंपल था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, और इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया। बाय द वे, इसका कोई माइक्रो फार्मूला, ये माइक्रो फार्मूला भी है, एम्पेरिकल फार्मूला भी है, दोनों है। ठीक है, एमजीओ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो है। और अगर आप उसके मॉलिक्यूल की तरफ देखो तो मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, तो दोनों आपको बता रहे हैं। बहरहाल ये तरीका आपने कर लिया। अब एक और सवाल है। वो जो सवाल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। पेंसिल की बैटरी भी लो हो गई है। चलो, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने ये कर लिया यहां तक। अब हम आगे जाके शिफ्ट कर लेते हैं कहां पर? हाइड्रोकार्बन के केस में। यानी टॉपिक का नाम है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस, इसी तरह का सवाल है, लेकिन ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन के लिए। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के केस में हम लोग हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों फाइंड करेंगे। तो इसका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा कि एक हाइड्रोकार्बन उठा लेंगे, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो किस तरह उनका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly। इसमें उसी तरह से चीजें शामिल है जो आपने पहले स्टेप में पढ़े थे। थोड़ा ये होगा कि अगर दूसरा स्टेप जो है वो हमें नहीं दिया गया था, तो फिर हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जरा नेक्स्ट में जरा चेक कर लेते हैं। वीडियो को जितना बार बार देखो, जब तक आपको
समझना आ जाए, अपने छोड़ना नहीं। मैंने अपनी तरफ से सारा डेटा डाल दिया हुआ है, खाली अपने दिल से देखना है कि यार सर ने जब कहा है तो मैं जरा गौर से चेक करता हूँ कि इसमें गड़बड़ कहाँ पर आ रहा है, क्यों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। ना आया, कई बार कंफ्यूजन थी, मैं हमेशा आपके सवाल का जवाब के लिए जो है हाजिर हूँ इंशाल्लाह से। सवाल पूछोगे, जवाब मिलेगा। सवाल नहीं पूछोगे, शर्माओगे, तो बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा आपका।